जय हिंद। मैं अजय कुमार, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु का यह लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। तो चलिए इस जैव अणु को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट को जाने, कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे तो जैव अणु आसान हो जाएगा, समझ में आएगा। तो बेसिक पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है, फिर बेसिक पॉइंट को समझ जाएंगे तो जैव अणु आराम से आएगा। चलिए बेसिक पॉइंट क्या है यह देख लेते हैं। बेसिक पॉइंट, अब इस बेसिक पॉइंट में जो है सबसे पहले जानना यह है कि जैव क्या है, यानी कि बायो क्या है। जैव यानी कि बायो। देखिए इस संपूर्ण पृथ्वी पर अगर बात करें, यानी कि पूरे संसार की अगर बात करें, पूरे संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो है दो प्रकार की ही वस्तु पाई जाती है, एक सजीव वस्तु के नाम से और दूसरी निर्जीव वस्तु के नाम से। इस दो वस्तु के अतिरिक्त तीसरी कोई वस्तु नहीं होती है। तो अगर हम इस बायो की अगर बात करें यानी कि जैव की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर, थोड़ा माइंड से समझेंगे एकदम जो है तो बहुत आसानी से आएगा, बहुत सरलता पूर्वक आएगा। क्या मिला? संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऐसी वस्तु, देखिए हम यहां पर ना तो सजीव वस्तु की बात कर रहे हैं ना तो निर्जीव वस्तु की, हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऐसी वस्तु जिसकी प्राथमिक इकाई श्वसन हो, यानी कि सांस लेती हो, तथा जिसमें अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करने की प्रचुर क्षमता होती हो। नए जीव की उत्पत्ति करने की प्रचुर क्षमता का मतलब होता है कि प्रजनन की क्रिया कर सके, जनन की क्रिया कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, यानी कि अपने समान नए संतान को जन्म दे सके। क्या मिला? संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऐसी वस्तु जिसकी प्राथमिक इकाई श्वसन हो तथा जिसमें अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करने की प्रचुर क्षमता होती हो, ऐसी वस्तु जैव कहलाती है। ऐसी वस्तु जैव कहलाती है। इसको आप जो है जीवन भी कह सकते हैं, इसी को जो है जैविक घटक भी कहा जाता है, जैविक घटक भी कह सकते हैं आप। इसी को जो है सजीव वस्तु भी कहा जाता है और इसी को जो है जीवधारी भी कहा जाता है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऐसी वस्तु जिसकी प्राथमिक इकाई जो है श्वसन हो तथा जिसमें अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करने की प्रचुर क्षमता होती है, ऐसी वस्तु जो है जैव कहलाती है, जीवन कहलाती है, जैविक घटक कहलाती है, सजीव वस्तु कहलाती है, जीवधारी कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो है भाई देखिए ये जो जैव है यही चीज है, यानी कि चाहे जैविक घटक कहिए चाहे सजीव वस्तु कहिए। इसके विपरीत जो होती है अजैविक घटक यानी कि निर्जीव वस्तु होती है। कहने का मतलब है कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऐसी वस्तु जो क्या हो, जिसमें श्वसन की क्रिया और जन्म की क्रिया ना हो सके, अजैविक घटक यानी कि निर्जीव वस्तु कहलाती है। लेकिन हमको जो है जैव की बात है, जैविक घटक की बात है, यह जानना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या मिला? अब एक चीज यहां पर ये देखेंगे कि अगर जैव है यानी कि जीवधारी है, यानी कि जीवन है, सजीव वस्तु है, तो इस सजीव वस्तु को जो है जीने के लिए, जो है अपनी लाइफ को व्यतीत करने के लिए उसको ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो जीवधारी एनर्जी कहां से पाएगा, कैसे प्राप्त करता है? तो दूसरी बेसिक पॉइंट क्या मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती है। तो जीवधारी को कहने का मतलब है कि जीवधारी को जीने के लिए जो है ऊर्जा की जरूरत होती है। भाई हम जैव तो समझ गए, अब जैव में भाई जीवधारी है तो भाई जीवधारी को जीने के लिए ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा की जो है वह जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। तो जीवधारी को ऊर्जा जो मिलती है वह उसको जो है उसके भोज्य पदार्थों से मिलती है।
अब भोज्य पदार्थ क्या है? तो जीवधारी को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अथवा जीवधारी को अपना जीवन जीने के लिए जीवधारी जिन जो है पदार्थों को खाते हैं, जीवधारी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त के लिए अथवा अपनी आयु को जीने के लिए, अपनी उम्र को जीने के लिए जीवधारी जिन पदार्थों को खाते हैं वे पदार्थ जो है भोज्य पदार्थ अथवा जो है पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ये पोषक पदार्थ जो होते हैं एक संतुलित आहार के रूप में, जैसे रोटी, चावल, दाल, जो है दूध, हरी सब्जियां, अंडा, मछली, ये सब आते हैं। एक जंतु की बात करें और जो है जीवधारी में तो पौधे भी आते हैं, तो पौधों में जो है पोषण दूसरे तरीके से होता है। वायु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो है मृदा से जो है जल लेते हैं और सूर्य के प्रकाश से जो है क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। वो अलग की तरीका है, अलग विधि है। लेकिन यहाँ पर जंतु की अगर बात करें तो जंतु जो होता है वह ऊर्जा पाने के लिए जो है क्या करता है, जिन पदार्थों को खाता है वह पदार्थ जो होता है चावल, दाल, रोटी, सब्जी, इसके रूप में होता है। जंतु में अगर मानव की बात करें तो मानव जो होता है चावल, दाल, रोटी, सब्जी, इन सबको खाता है। तो जो है तो मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य जो है जिन भोज्य पदार्थों को खाता है, ग्रहण करता है, वे भोज्य पदार्थ जो होते हैं पोषक पदार्थ कहलाते हैं। और मनुष्यों द्वारा जो है पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया जो है पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। यानी कि पोषण की क्रिया में हम मनुष्यों द्वारा जो है जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है वे भोज्य पदार्थ पोषक यानी कि पोषण पदार्थ कहलाते हैं और पोषण पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया पोषण की क्रिया कहलाती है। अब पोषण की क्रिया में यही पोषक पदार्थ सीधा जो है मनुष्य के आमाशय यानी कि स्टोमक में आते हैं और स्टोमक से जो है छोटी आंत और छोटी आंत से जो है बड़ी आंत में जाते हैं। अब होता क्या है कि छोटी आमाशय से लेकर के छोटी और बड़ी आंत तक जो है इन भोज्य पदार्थों को जो है तोड़ा जाता है। यानी कि जो है जो चावल लिए हैं आप खाए हैं, जो रोटी खाए हैं, दाल खाए हैं, दूध, हरी सब्जियां और फल को खाए हैं, तो देखिए होता क्या है कि वास्तव में तो सही चीज यह है कि हमारे शरीर को ऊर्जा पाने के लिए, हम जीवधारी को ऊर्जा पाने के लिए जो है रोटी, चावल, जो है क्या मिला, हरी सब्जियां, फल, दूध, इन सब की जरूरत नहीं होती है। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, इनकी जरूरत नहीं होती है, बल्कि हमको ऊर्जा पाने के लिए जो है क्या, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, रोटी में जो है जो प्रोटीन है, दाल में जो प्रोटीन है, दूध में जो प्रोटीन है, हरी सब्जियां और फल में जो विटामिन है और जो है घी और तेल में जो वसा है, हमको इसकी जरूरत होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम उस चावल के दाने से अथवा चावल से कार्बोहाइड्रेट निकाल करके नहीं खा सकते, रोटी से जो है प्रोटीन निकाल करके नहीं खा सकते, दूध से प्रोटीन जो है, दाल से प्रोटीन और घी तेल से वसा और हरी सब्जियां और फल से जो है विटामिन निकाल करके नहीं खा सकते। इसी के लिए जो है हम आप क्या करें कि हम आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड हम आपको ऊर्जा पाने के लिए चाहिए होता है। तो इस कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड को पाने के लिए हम आप जो है क्या करते हैं, पोषक पदार्थों को खाते हैं, यानी कि रोटी, चावल, दाल, इन सबको खाते हैं। तो यही रोटी, चावल, दाल, ये सब जो है हमारे अमाशय से छोटी आंत और बड़ी आंत तक जो है जब जाते हैं तो अमाशय, छोटी आंत और जो है बड़ी आंत जो होती है, इस जो है चावल से कार्बोहाइड्रेट को, दाल से जो है प्रोटीन को, रोटी से प्रोटीन को, घी और तेल से जो है वसा को, हरी सब्जियां और फल से विटामिन को अलग कर देती हैं और बदले में जो चावल, दाल, रोटी, सब्जी ये सब हैं, इसको जो है अलग कर देती हैं। ये जो अलग होते हैं ये अपचयित पदार्थ होते हैं जो रेक्टम में चले जाते हैं, मलाशय में चले जाते हैं, जिसको बहिक्षेपण माध्यम में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है अथवा उत्सर्जन माध्यम में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन
जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड ये सब बना है, ये सब जो है तरल अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में हो जाते हैं, जो हमारी कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो सिंपल है क्या कि जो है जीवधारियों के द्वारा पोषण की क्रिया में जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है वह भोज्य पदार्थ पोषक पदार्थ कहलाता है, और पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया पोषण की क्रिया कहलाती है। पोषण की क्रिया में ग्रहण किए जाने वाले भोज्य पदार्थों का जटिल से सरल अथवा सरल से जटिल रूप में, देखिए हम लोग चावल दाल रोटी सब्जी को खाए थे, तो यह चावल दाल रोटी सब्जी पाचन की क्रिया में अथवा हमारे अमाशय अथवा छोटी आंत और बड़ी आंत में चावल से कार्बोहाइड्रेट से रोटी से जो है क्या प्रोटीन ये जो है अलग हो रहे हैं, यानी कि जटिल से सरल रूप में अलग हो रहे हैं। तो और देखेंगे जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, मृदा से जल और जो है सूर्य का प्रकाश से सब जो है पत्तियों में इकट्ठा होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि सब सरल रूप में आते हैं, जटिल रूप में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। बस हमारे आप में क्या है कि रोटी दाल सब्जी से कार्बोहाइड्रेट से वसा प्रोटीन विटामिन अलग होते हैं। तो हमारे जंतुओं में जो होता है भोज्य पदार्थ जटिल से सरल रूप में रूपांतरित होते हैं, और पौधों में भोज्य पदार्थ जो होते हैं सरल से जटिल रूप में रूपांतरित होते हैं। तो पोषण की क्रिया में ग्रहण किए जाने वाले भोज्य पदार्थों का जिस क्रिया द्वारा जटिल से सरल अथवा सरल से जटिल रूप में रूपांतर होता है वह क्रिया जो है उपापचयी क्रिया कहलाती है। उपापचयी क्रिया समझ में आ गई होगी। देखो कुछ है नहीं, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए हम इतना आपको जो है समझने के लिए इतनी बेसिक चीजों को बता रहे हैं। तो अगर देखें भाई जैव समझ गए, जैव जब समझ गए तो सिंपल सी बात है कि जैव है तो उसको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा पाने के लिए जैव क्या करता है, पोषण की क्रिया करता है यानी कि भोजन करता है। तो जीवधारी के द्वारा भोजन के रूप में जिन वस्तुओं को खाया जाता है वे वस्तु जो है पोषक पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि पोषक पदार्थों को खाने की क्रिया जो है ग्रहण करने की क्रिया पोषण कहलाती है। पोषण की क्रिया में जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाएगा वे भोज्य पदार्थ हमारे अमाशय यानी कि स्टोमक यानी कि पेट, अमाशय से छोटी आंत और बड़ी आंत में जटिल से सरल रूप में रूपांतरित होंगे, यानी कि चावल से कार्बोहाइड्रेट्स निकाला जाएगा, तो जो है दाल से प्रोटीन निकाली जाएगी, हरी सब्जी और फल से विटामिन निकाल ली जाएगी, घी तेल से वसा निकाल ली जाती है। तो जटिल से सरल रूप में रूपांतरित कर दिया गया। और यही पौधों में जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल और सूर्य का प्रकाश पत्तियों में इकट्ठा होता है, परहरिम के द्वारा जोड़ दिया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बना दिया जाता है। तो सरल रूप से जटिल रूप में उसमें बदल गया, लेकिन हम जंतुओं में जटिल से सरल रूप में हो रहा है। तो सिंपल है कि पोषण की क्रिया में ग्रहण किए जाने वाले भोज्य पदार्थों का जिस क्रिया द्वारा जटिल से सरल अथवा सरल से जटिल रूप में रूपांतर होता है वह क्रिया उपापचय की क्रिया कहलाती है। ये उपापचय की क्रिया जो है मुख्यतः दो प्रकार की, एक अपचयी की क्रिया और दूसरी जो है उपचयी की क्रिया मिलती है। अपचयी की क्रिया की बात करेंगे तो उपापचय की वह क्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ जटिल से सरल रूप में रूपांतरित होते हैं। अपचयी की क्रिया यानी कि पाचन की क्रिया कहलाती है, जो मुख्य रूप से जो है जंतुओं में होती है, मनुष्य कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरियों में होती है। उपचय की क्रिया की बात करेंगे तो उपापचय की वह क्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का सरल से जटिल रूप में रूपांतर होता है उपचय की क्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए होता क्या है कि जंतुओं में अपचयी की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पोषक पदार्थों के पाचन से अथवा अपचयी की क्रिया के फलस्वरूप पोषक पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड का अलग होकर के तरल अवस्था में लिक्विड स्टेट में कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है।
पोषक पदार्थों का उपापचय की अपचयी क्रियाओं द्वारा यानी कि पाचन की क्रिया में पचित होकर के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड के रूप में तरल अवस्था में कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होने की क्रिया स्वांगीकरण की क्रिया कहलाती है। यानी कि कोशिकाएं स्वांगीकरण की क्रिया में उन तरल जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड को अवशोषित कर लेती है। अब देखिए, भोज्य पदार्थों को पोषण की क्रिया में ग्रहण किए थे तो पोषक पदार्थ कहलाया, लेकिन उन पोषक पदार्थों का जो है जटिल से सरल रूप में रूपांतरण जो है हमारे अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में हो गया, तो उनसे जो है तरल कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड अलग हो गए, तो ये पोषक तत्व कहलाए। अब इन्हीं पोषक तत्वों का जो है कोशिकाओं द्वारा जो अवशोषण की क्रिया होती है स्वांगीकरण की क्रिया कहलाती है। अब जब कोशिकाएं तरल अवस्था में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड को पाती हैं तो कोशिका को ऊर्जा मिलती है। जब कोशिका को ऊर्जा मिलती है तो कोशिकाएं जो है क्या करती हैं, विभाजित होती हैं अथवा जो है नई कोशिका बनती है, सेल डिवीजन और सेल फॉर्मेशन होता है। अब कोशिका के विभाजन अथवा नई कोशिका के निर्माण से जो है जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैविक क्रिया की अगर बात करें तो जीव जातियों के शरीर में अथवा अगर मानव की बात करें तो बाह्य अंग तथा आंतरिक अंगों में होने वाली समस्त क्रियाएं जो होती हैं जैविक क्रिया कहलाती हैं। जैविक क्रिया में जैसे समझें तो भूख का लगना, भूख निश्चित समय पर लगती है, निद्रा का निश्चित समय पर आना, हृदय का जो है निश्चित अनुपात में धड़कना, पलक का जो है निश्चित रेशियो से जो है झपकना, ये सब जितनी क्रियाएं होती हैं जैविक क्रिया है। तो जब कोशिकाएं जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड को तरल रूप में स्वांगीकरण की क्रिया में अवशोषित करती हैं तो कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा के फलस्वरूप जीवों की जो है समस्त जैविक क्रियाएं चलती हैं। इसी जैविक क्रिया के साथ जीव जातियों जो जीव जातियां होती हैं वे अपनी दैनिक क्रिया को भी संपन्न कराती हैं। दैनिक क्रिया का मतलब होता है जीव जातियों के द्वारा किया जाने वाला प्रतिदिन का कार्य। तो जीव जातियां जो है जब इसी ऊर्जा को पाती हैं तो इसी ऊर्जा से उनकी जैविक तथा दैनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब सीधा चलते हैं जैव अणु को मिला करके समझें। तो जैव में क्या समझे थे, संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऐसी वस्तु जिसकी प्राथमिक इकाई श्वसन हो तथा जिसमें अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करने की प्रचुर क्षमता होती है जैव कहलाती है। और आगे चलेंगे तो जो है कहा है कि समस्त जीव जातियों को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्ति हेतु जीव जातियां जो है पोषक पदार्थों को ग्रहण करती हैं, यानी कि पोषण की क्रिया में भोज्य पदार्थों को ग्रहण करती हैं, खाती हैं। इन्हीं भोज्य पदार्थों का उपापचय के अपचयी क्रिया तथा उपचयी क्रिया द्वारा जो है जटिल से सरल रूप में अथवा सरल से जटिल रूप में रूपांतरण होता है, जिसके फलस्वरूप पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड का निर्माण होता है और यही पोषक तत्व कोशिकाओं के द्वारा स्वांगीकरण की क्रिया में अवशोषित किए जाते हैं, जिससे जो है जंतुओं को ऊर्जा मिलती है और जिससे जीवधारियों को अथवा जंतु और पादपों को ऊर्जा मिलती है, जिससे उनकी समस्त जैविक तथा दैनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो जीव जातियों की दैनिक तथा जैविक क्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक जो अणु होते हैं जो उनकी उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप मिलते हैं, ऐसे अणु जो है जैव अणु कहलाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो ये जैव अणु जो है कितने नाम से मिले, कितने नाम से मिल गए, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, क्या है, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, लिपिड और जो है देखेंगे तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। तो
हमारे जो जैव अणु मिले कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड तथा न्यूक्लिक अम्ल के रूप में मिल जाते हैं, जिसमें आपको अपने सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन तथा जो है न्यूक्लिक अम्लों का अध्ययन करना है, इनको जानना है। तो इतनी बात अगर जो है समझ में आ गई तो अगली हेडिंग आपकी जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है तथा इसकी कितनी श्रेणियां होती हैं, इसको जानेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट्स को समझने से पहले जरूरी क्या था, जैव अणु। तो जैव अणु जो है समझ में आ गया। देखो भाई कुछ है नहीं यहाँ पर, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाते चलेंगे, एक कहानी की तरह जो है आसानी से याद हो जाएगा। हाँ एक चीज करिए, रफ और पेन लेकर के बैठ जाएंगे और जो है वीडियो को पॉज करके जो है लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। एकदम सरल है, एकदम सिंपल है बिल्कुल। ये जो जैव अणु चैप्टर है, इस जैव अणु से जो है हर वर्ष जो है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में जो हर वर्ष जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर वर्ष इससे जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, आते हैं। चलिए अगली हेडिंग समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है तथा इसकी कितनी श्रेणियां होती हैं, इसको जानेंगे। तो चलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को जानेंगे।